अपने झूठे अहंग की खातिर नंदिता की मां ने अपना दाम्पत्य जीवन तो नष्ट किया ही था, नंदिता के सिर से भी पिता के साये को छीन लिया था। अब अपने उसी अहंकार के चलते उसने अपनी बेटी को ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया था जहां एक ओर उसका पति गौरव था और दूसरी तरफ मां। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रमिला बहादुर की लिखी कहानी लेकर उपस्थित है। आज की कहानी है अंतहीन यात्रा। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। न जाने बाहर कैसी तेज हवा चल रही थी कि विपुला के शयन कक्ष की सभी खिड़कियां बंद होने के बावजूद पर्दे हिल हिल जाते थे। फरवरी के दूसरे सप्ताह में इतनी ठंड दिल्ली वासियों के लिए एक अप्रत्याशित बात थी, किंतु कल का अखबार हिमाचल में हो रहे भारी हिमपात की सूचना दे रहा था। विपुला जानती थी कि ठंड अभी जाने वाली नहीं। डबल बेड के दूसरी ओर मुंह तक रजाई लपेटे शिशिर गहरी नींद में बेखबर थे। खिड़कियां अक्सर खड़खड़ कर उठती, किंतु उनकी नींद न खुली। पति को यूं ही सोया छोड़ विपुला धीरे से उठी, खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका तो देखा कि सुबह का झुटपुटा हो रहा है। अतः उठकर नीचे आ गई और गैस पर चाय का पानी रख दिया। बाहर से चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थीं, जिनमें कभी कभी कौवों की बेमेल आवाज भी शामिल हो जाती थी। मोटी सी शॉल अपने चारों ओर लपेटे और हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला थामे विपुला बरामदे में निकल गई। सुबह का सुहावना मौसम उसे सदा ही भाता था, किंतु उस दिन तो मानो प्रकृति ने उग्र रूप धारण कर लिया था। गोल गोल घूमते सूखे पत्ते एवं यदा कदा उड़ते प्लास्टिक के खाली थैले प्रकृति के क्रोध को साक्षात दर्शा रहे थे। बाप रे, हवा में कैसी सिहरन है, मन ही मन सोचती विपुला दरवाजा बंद कर अंदर आ गई। घड़ी 7 बजा रही थी, किंतु विपुला जानती थी शिशिर इतनी जल्दी उठने वाले नहीं। एक तो इतनी ठंड, उस पर इतवार। विपुला ने अपने लिए एक प्याला चाय और बनाने की सोची ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। कौन होगा भला इतनी सुबह, सोचते हुए विपुला ने रिसीवर उठाया। हेलो मौसी, पहचाना मुझे? दूसरी तरफ से एक मीठी बारीक सी आवाज उभरी। नहीं नहीं तो विपुला सोच में पड़ गई। नहीं पहचाना ना? उधर से एक खनक भरी हंसी गूंजी तो विपुला झट पहचान गई। अरे नंदिता, तुम कब आई? तुम तो लंदन में हो ना? जी हाँ, वहीं रहती हूँ, माँ से मिलने आई हूँ, लेकिन वह तो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे साथ ही लंदन चली गई थी। विपुला विस्मय से बोली। जी, मेरे साथ गई तो थी, लेकिन 2 साल हुए वह फिर यहीं वापस आ गई। उसके बाद गई नहीं तो मैं ही मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया। अब मेरे पास कब आ रही हो? विपुला ने प्यार से पूछा। आज ही आ जाऊं? गोभी के पराठे भी तो खाने हैं। वह फिर हंसी, वही प्यारी खनकदार हंसी जो उसके व्यक्तित्व का एक खास हिस्सा थी। हाँ हाँ, आज ही, बल्कि अभी ही। विपुला भी हंसी। गोभी के पराठे नाश्ते पर भी तो खाए जा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। अपने लिए चाय बनाना भूलकर विपुला ने फ्रिज खोल कर देखा। एक छोटा गोभी का फूल पड़ा था। सोचा नंदिता के लिए तो 3-4 पराठे हो ही जाएंगे, बाकी आलू के बना लेगी। शिशिर तो वैसे भी आलू के पराठे ही ज़्यादा पसंद करते हैं। विपुला ने फ्रिज बंद करके आलू उबलने रख दिए, फिर गोभी का फूल धोकर कद्दूकस करने लगी। हरा धनिया और टमाटर की चटनी मिक्सी में पीसी। दही तो घर में था नहीं, ठंड में काफ़ी दिनों से वह दही जमा ही नहीं रही थी, किंतु विपुला जानती थी इन पराठों के साथ नंदिता सिर्फ लाल मिर्च का अचार ही ढूंढेगी। पुरानी यादें क्या कभी मानस पटल से मिटाई जा सकती हैं? शिशिर और विपुला की एक ही संतान थी, इकलौती बेटी प्रिया, किंतु उसकी सहेलियों की भीड़ घर में इस तरह जमा रहती थी कि उसके इकलौते होने का उन दोनों को कभी एहसास तक न हुआ।
प्रिया की सभी सहेलियों में नंदिता पर शिशिर और विपुला का विशेष स्नेह था। इसका कारण संभवतः यह था कि नंदिता पितृहीन परिवार में अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। उसकी माँ एक विदेशी कंपनी में काम करती थी, जहाँ उन्हें अच्छा वेतन मिलता था और मकान भी उनका अपना था। अतः कोई आर्थिक अभाव उन्हें न था, किंतु हृदय के अभाव को कौन भरता। जब भी कभी नंदिता के सिर पर शिशिर प्यार से हाथ फेरते, उसका हृदय अपने पिता के स्पर्श के लिए मचल उठता। आंखें छलक जाती और वह जबरदस्ती हंसने का प्रयत्न करती। अपनी बातों की फुलझड़ी में सबको उलझाती। उसके लाख छिपाने पर भी विपुला की अनुभवी आंखों से यह सब छिपा न था और न जाने उसके प्रति कैसी ममता से भर उठती थी। उसे नंदिता से मोह सा हो गया था। बहुत दिनों तक शिशिर और विपुला यही समझते रहे कि नंदिता के पिता की असमय ही मृत्यु हो चुकी है, किंतु एक दिन बातचीत के दौरान प्रिया ने उनके सामने यह राज खोला कि नंदिता के पिता जीवित हैं और मद्रास में कहीं रहते हैं। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। फिर उन दोनों के बहुत जोर देकर पूछने पर प्रिया ने और भी बहुत कुछ बताया कि जब नंदिता काफ़ी छोटी थी तभी उसके माता पिता में एक बार काफ़ी झगड़ा हुआ था और उसकी माँ अलग रहने लगी। अपने पिता से मिलना तो दूर, वह नंदिता को उनके साये तक से बचाती थी। झगड़े का कारण तो नंदिता को नहीं मालूम था, किंतु वह अपने हृदय में पिता की अनेक मधुर स्मृतियाँ समेटे थी और अक्सर अपनी माँ से पूछती थी कि वह अपने पिता के साथ क्यों नहीं रह रही है। एक बार उसके पिता ने नंदिता के जन्मदिन पर एक पत्र लिखा था, जो उसकी माँ ने उसे पढ़ने भी नहीं दिया और फाड़कर फेंक दिया। आक्रोश से भरी नंदिता न जाने कितनी देर तक रोती रही। इस प्रकार यद्यपि कानूनन दोनों में तलाक नहीं हुआ था, फिर भी वे अपनी अपनी जिंदगी अलग अलग जी रहे थे। बेटी की भावनात्मक आवश्यकताएं क्या हैं, इस ओर उसकी माँ ने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। उसके लिए अपना अहंग ही सर्वोपरि था। अपनी विदेशी कंपनी की नौकरी और मोटी तनख्वाह का उन्हें इतना गुमान था कि अपने से कम वेतन पाने वाला पति उन्हें नगण्य लगने लगा था। अबोध नंदिता इन सब के बीच पिसती रही और अपने पिता के सामीप्य को तरसती रही। माँ की ऊंच आकांक्षाओं तले उस मासूम की नन्ही नन्ही इच्छाएं दफन हो गईं और उसने अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया। दफ्तर से माँ थक कर लौटती तो वह अपनी किताबों व खिलौनों छोड़कर किसी वयस्क की तरह उन्हें दुलारती। ऐसा लगता था मानो भूमिकाएं बदल गई हैं, किंतु यह सब कुछ थोड़े दिनों तक उसे खिलवाड़ की तरह तो अच्छा लगा, फिर जल्दी ही उसका बाल मन इससे ऊब गया और उसका अधूरा बचपन पुनः अपने पिता के साये के लिए ललक उठा। मानसिक कुंठाओं से घिरी वह बच्ची जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसका परिचय हुआ प्रिया एवं उसके परिवार से, जहां उसे अपना व्यक्तित्व संपूर्ण होता नजर आया। घर आमने सामने होने के कारण जब तब नंदिता प्रिया के घर भाग आती और माँ द्वारा उलाहना दिए जाने पर पढ़ाई का बहाना बनाती। विपुला को उसका अपने यहाँ समय बिताना इसलिए अच्छा लगता था कि प्रिया अकेली थी और संग साथ की उसे भी आवश्यकता थी। एक समझदार माँ होने के नाते विपुला यही ठीक समझती थी कि उसकी बेटी स्कूल के बाद का अधिकतर समय घर पर ही बिताए, भले ही उसकी सहेलियों का जमघट लगा रहे। सहसा घंटी की आवाज़ ने विपुला की विचारधारा पर अंकुश लगाया और वह दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा खोलते ही उसे ऐसा लगा मानो नंदिता अपने साथ प्रिया की महक भी ले आई हो। नंदिता विपुला से यूं चिपट गई मानो उसकी अपनी कब की बिछुड़ी बेटी हो। विपुला की आंखें भर आईं। प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोली, आ अंदर चल। ड्राइंग रूम में पहुंचकर नंदिता की दृष्टि प्रिया की बड़े से फोटो पर अटक गई, जिसमें वह अत्यंत मोहक मुद्रा में अपने पति के साथ बैठी हुई थी। वह फोटो हाथ में उठाकर हंसती हुई बोली, क्या ठाठ से बैठी है महारानी जी, और मेरे खतों का जवाब देने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती। क्यों,
प्रिया तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखती? विपुला ने चौंक कर पूछा। कहाँ मौसी, नंदिता ने शिकायत की। 3-4 खत मेरे जाते हैं, तब कहीं उसकी एक चिट्ठी आती है। खैर, सहेलियों का झगड़ा तो चलता ही रहता है। कुछ बरस बाद तुम दोनों के बच्चों का झगड़ा शुरू हो जाएगा, कहती हुई विपुला अर्थपूर्ण ढंग से हंसी। किंतु नंदिता का ध्यान सीढ़ियों से नीचे उतर रहे शिशिर की ओर था, और ज्यों ही उसने कहा, नमस्ते मौसा जी, तो वह चौंक उठे। अरे नंदिता, तुम इतने सवेरे सवेरे? बस आप लोगों से मिलने का मन किया सो आ गई। बड़ा अच्छा किया, शिशिर खुश होकर बोले और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर पूछा, और बताओ, तुम्हारी माँ कैसी है? गौरव कैसे हैं? सब लोग आराम से तो हो ना? जी हाँ, सब लोग ठीक हैं। फिर जैसे कुछ हिचकते हुए बोली, वैसे माँ तो पिछले 2 सालों से यही है। अरे, हमें तो पता भी नहीं था, नहीं तो उनसे मिलते। शिशिर आश्चर्य से बोले। वह यहाँ अपने मकान में तो है नहीं, बड़े मामा के पास विवेक विहार में है। मामा का कहना था कि अकेले दिल्ली शहर में रहना ठीक नहीं, इसीलिए हमने किराएदार से मकान वापस नहीं मांगा। यह तो तुम्हारे मामा ने ठीक ही किया, लेकिन तुम्हारी माँ तो नौकरी से भी रिटायर हो चुकी है, फिर वापस क्यों आ गई? अपनी आदत के मुताबिक शिशिर सीधा ही सवाल पूछ बैठे। नंदिता सटपटा गई, उनकी बात का उत्तर न दे सकी। जल्दी से बोली, अभी आती हूँ, मौसी शायद रसोई में है, उनकी मदद कर दूँ? गैस पर एक ओर चाय का पानी रखकर विपुला ने दूसरी ओर तवा रख दिया और जल्दी जल्दी पराठे बेलने लगी। नंदिता ने मेज पर प्याले रखे और चाय की केतली में पत्ती डालकर पानी खौलने का इंतजार करने लगी। पानी खौल गया तो चाय की केतली, दूध, चीनी सब कुछ मेज पर रखा। फिर अचार की बोतलें ढूंढ निकाली और हंसते हुए बोली, कमाल है, आपने किसी भी चीज की जगह नहीं बदली, सब कुछ उसी तरह अपनी पुरानी जगह पर है। अब क्या बदलना भला? विपुला भी हंसी। बुढ़ापे में उल्टा पलटी होती जो नहीं। गोभी और आलू के गर्मा गर्म पराठों की महक शिशिर की नाक में भी जा रही थी। वह खुद ब खुद मेज पर आ बैठे और बोले, चलो आज मुद्दत बाद नंदिता की बदौलत हमें भी पराठे खाने को तो मिले। इससे पहले कि विपुला उनकी प्लेट में कुछ परोसे, उन्होंने खुद ही आलू का पराठा उठाकर खाली प्लेट में रख लिया। नंदिता और विपुला दोनों ही हंस पड़ी। न जाने कितनी पुरानी यादें तीनों के मन मस्तिष्क में ताजा हो उठीं। खाने के बाद हाथों में गरम चाय के प्याले थामे तीनों सोफे पर आ बैठे। विपुला को नंदिता का सट कर बैठना बहुत ही भला लग रहा था। दिल कर रहा था कि कुछ दिन नंदिता को अपने पास रोक ले। अतः बोली, मेरे ही पास ठहर जाना 2-4 दिन। सच मौसी, नंदिता चहक उठी। कितना मजा आता अगर रुक सकती तो, लेकिन माँ, वह तो वैसे ही मुझसे नाराज रहती है। उस पर अगर मैं यहाँ रुक गई तो बस समझिए सामत ही आ जाएगी। चल हट, विपुला ने प्यार से झिड़का। माँ भी कभी बच्चों से नाराज होती है, आप नहीं जानती। नंदिता गंभीर हो उठी। शायद मेरी शादी के बाद से ही माँ के स्वभाव में न जाने कैसा परिवर्तन आ गया है, मैं तो उन्हें समझ ही नहीं पाती। विपुला ने आशंकित सी नजरों से पति की ओर देखा, क्योंकि इस तरह दूसरों की घरेलू जिंदगी में हस्तक्षेप करने से उन्हें सख्त चिढ़ थी। किंतु शिशिर तो अखबारों में मग्न थे। इतवार को तो वह 3-4 अखबार लेते थे और उनका लगभग आधा दिन आराम करते हुए अखबारों के साथ ही बीतता था। नंदिता का हाथ थामे विपुला वहां से उठकर अपने शयन कक्ष में आ गई। विपुला के बड़े से डबल बेड पर तकिए का सहारा लेकर बैठी नंदिता कुछ देर शून्य में देखती चुपचाप बैठी रही। फिर धीमे उदास स्वर में बोली, आपको याद होगा माँ का मेरे प्रति कैसा लगाव था, कितना अधिक स्वबोध था। बस यही कारण था कि वह हमारे साथ न रह सकी। शुरू में कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। वह खुश थी कि गौरव उन्हें अपनी माँ जैसा ही मान देते हैं, किंतु फिर बाद में न जाने क्यों उन्हें लगने लगा कि एक अदृश्य रेखा बीच में खिंची हुई है, जिसके पार जाने का
उन्हें हक ही नहीं, तो इसमें भला क्या गलत है? विवाह के बाद तो बेटी का संसार पति के इर्द गिर्द ही सिमट जाता है, जिसमें उन दोनों के अतिरिक्त तीसरा हो ही नहीं सकता, कम से कम बच्चा होने तक तो नहीं। कहते हुए विपुला ने प्यार से नंदिता के गाल पर हल्की चपत लगाई, किंतु नंदिता हंसी नहीं बल्कि उसकी आंखें भर आई। बोली, आपको कैसे बताऊं? कहते हुए भी शर्म आती है। गौरव और मैं कहीं भी अकेले जा ही नहीं सकते। माँ हमेशा साथ जाना चाहती थी, फिर चाहे पिक्चर देखने जाना हो, रेस्तरां में या किसी मित्र के घर। यदि कभी मैं भूले से उन्हें घर पर रुकने को कह देती तो वह ऐसे रूठ जाती कि मनाते मनाते हम थक जाते। अपने व्यवहार से माँ ने गौरव के सामने तो मेरा सिर ही नीचा कर दिया। इसके ठीक विपरीत जब गौरव की माँ हमारे पास रहने आई तो हम दोनों को बाहर भेज खुद घर पर ही रहती और न जाने क्या कुछ रसोई में बनाती रहती। जब हम बाहर से लौटते तो प्यार से हमें खिलाती पिलाती, जबकि मेरी माँ के होते हुए हमें हमेशा होटल से ही खाकर लौटना पड़ता था, या फिर फ्रिज में जो भी पहले से बना कर रखा हो उसी से काम चलाना पड़ता था। अब गौरव की माँ भी तो अकेली ही हैं, किंतु उनके व्यवहार में कितनी शालीनता है। आप तो जानती हैं ना कि मेरे विवाह से 2 वर्ष पूर्व ही गौरव के पिता का निधन हो चुका है। विपुला समझ रही थी कि समस्या क्या है, किंतु उसका हल नहीं समझा पा रही थी। फिर भी नंदिता के हृदय में उठ रहे आक्रोश के बवंडर को शांत तो करना ही था, अतः समझाते हुए बोली, शायद दोनों माताओं की स्थितियों की विभिन्नता ही उनकी विपरीत मन स्थितियों का वास्तविक कारण है। जरा सोचो तो, गौरव की माँ ने 26 वर्षों तक एक सुखी एवं संपूर्ण विवाहित जीवन जिया है। इच्छाएं तृप्त हैं और आशाएं परिपूर्ण, इसलिए मन में संतोष है। किंतु इसके ठीक विपरीत तुम्हारी माँ ने केवल 5 वर्षों का विवाहित जीवन जिया, वह भी पति के साथ होते मतभेदों और क्लेश के साथ। फिर भला मन में संतोष कहाँ से होगा? मौसी, आपकी बात ठीक है, किंतु इसमें मेरा क्या दोष है? वह माँ की जिंदगी थी जिसे उन्होंने अपने ही ढंग से जिया। उन्होंने कभी सोचा तक नहीं कि भले ही उन्हें पति की आवश्यकता न हो, किंतु मुझे तो पिता की आवश्यकता हो सकती है। फिर भी मैंने कभी जबान नहीं खोली, सिर्फ यही सोचकर कि कहीं उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे। तो फिर अब इस तरह क्या उन्हें मेरे साथ ऐसा करना चाहिए? वह मेरी माँ है, क्या सिर्फ इसीलिए उनका हर अन्याय मुझे चुपचाप सह लेना होगा? बोलिए न मौसी। कहते कहते नंदिता के आंसू बह निकले। आगे वह कुछ न कह सकी। विपुला ने प्यार से उसे खींचकर अपने से चिपटा लिया। ऐसा लगा मानो प्रिया ही आकर सीने से लग गई हो। किसी छोटी बच्ची की तरह नंदिता उसके सीने में दुबकी रोती रही। हल्की हल्की सिसकियों से उसका पूरा शरीर हिलता रहा और विपुला धीरे धीरे कोमल हाथों से उसकी पीठ सहलाती रही। नंदिता की माँ पर विपुला को क्रोध भी आया कि अपना विवाहित जीवन तो व्यर्थ के झूठे दंभ के कारण नष्ट कर ही लिया, अब बेटी की राह में कांटे क्यों बो रही हैं? किंतु ऐसी बातें सोचकर भी प्रत्यक्ष में कही तो नहीं जा सकती हैं। सोच समझ कर ही मुंह से कुछ कहना होता है। इसी प्रकार विचार करते करते विपुला अभी अपने शब्दों को तोल ही रही थी कि नंदिता पुनः बोल उठी। सच कहूँ मौसी, मुझे माता पिता के झगड़े में माँ की ही गलती अधिक लगती है। उनकी आदत सदा ही अपनी बात मनवाने की रही है, किंतु विवाहित जीवन में ऐसा कहाँ चलता है? न जाने कितनी बार न चाहते हुए भी मैं गौरव की बात मान लेती हूँ, किंतु माँ ने ऐसा कभी नहीं किया। गहरे सोच में डूबी विपुला का स्वर मानो हृदय की गहराइयों से फूटा। तुमने सही समझा है बेटी, विवाहित जीवन सही अर्थों में एक तपस्या है, कोई खिलवाड़ नहीं। जो इसे खिलवाड़ समझने की भूल कर बैठते हैं वे अपनी तपस्या स्वयं भंग कर देते हैं। जीवन पर्यंत फिर उन्हें एक ऐसे एकाकीपन से जूझना पड़ता है जिसमें केवल भटकन ही भटकन होती है। नहीं बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह भटको। तो फिर मैं क्या करूं? नंदिता फिर विपुला से चिपट गई। माँ या गौरव में से एक को चुनना हो तो क्या करूं? आप ही बताइए ना। विपुला का
मानो हृदय बिंध गया। वह अजीब धर्म संकट से घिर गई कि क्या कहे और कैसे कहे, किंतु फिर भी सच तो कहना ही था। नंदिता का मुख देखते ही वह यह समझ गई कि वह माँ बनने वाली है। यद्यपि अभी शुरुआत ही है, किंतु समय बीतते क्या देर लगती है। विपुला उठकर सीधे नंदिता की आंखों में देखते हुए बोली, देखो, अब तुम्हारे सामने प्रश्न न तुम्हारी माँ का होना चाहिए, न गौरव का, और न स्वयं तुम्हारा। अब प्रश्न होना चाहिए केवल उस आने वाले का जो अंकुर बनकर तुम्हारे अंदर पनप रहा है। एक नन्हे जीव को इस धरती पर लाना कितना बड़ा उत्तरदायित्व है, इसे समझो। उसे माता पिता दोनों की आवश्यकता होगी। आपको कैसे मालूम? नंदिता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अभी तो पूरे 2 महीने भी नहीं हुए। पगली कहीं की। प्यार से विपुला ने उसका माथा चूमा। अब 55 बरस की आयु में क्या इतना भी नहीं समझूंगी? आने वाले बच्चे को ध्यान में रख कर ही तुम्हें सब कुछ सोचना है। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी तरह तुम्हारा बच्चा भी बाप के प्यार को तरसता रहे? नहीं मौसी, नहीं। नंदिता तड़प उठी। मेरे जैसा बचपन तो दुश्मन को भी न मिले। अपनी माँ के अहंग की बेदी पर मेरी इच्छाएं, मेरे अरमान होम हुए हैं। मैं ऐसे झूठे स्वाभिमान को अपने बच्चे के सुख के आड़े कभी नहीं आने दूंगी। तो फिर अपने गौरव के पास लौट जाओ। विपुला लगभग आदेशात्मक स्वर में बोली। भूल जाओ इस बात को कि तुम्हारी माँ तुमसे क्या अपेक्षा रखती है। उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी ली। अब तुम्हें भी हक है कि अपनी तरह से जियो, अपनी खुशी के लिए जियो। लेकिन माँ, वह बिल्कुल अकेली हैं। नंदिता मानो आंसुओं के बीच टूट कर बोली। देखो बेटी, विपुला भरे गले से बोली, आज यदि मेरे सामने प्रिया होती तो उससे भी मैं यही कहती जो तुमसे कह रही हूँ। जीवन में सब कुछ संवार पाना बहुत कठिन होता है। तुम्हारी माँ पिछले 2 सालों से यही हैं और आराम से हैं। उनकी एकमात्र संतान होने के नाते तुम अपने कर्तव्य बोध से बंधी यहाँ उनसे मिलने आई। यह मुझे बहुत अच्छा लगा, किंतु अब अपने हृदय में किसी अपराध बोध को लिए वापस न जाओ। यह जीवन ऐसे ही चलता है बेटी। कोई बिरला ही इसकी कसौटी पर पूरा उतर पाता है। अपनी अपनी भूमिकाएं सभी को निभानी हैं, फिर चाहे वह तुम हो या तुम्हारी माँ। हाँ, मैं इतना वादा करती हूँ कि तुम्हारी माँ से मिलकर बराबर उनकी खोज खबर लेती रहूंगी, और यदि वह कभी मेरे पास आना चाहें तो उन्हें ले भी आऊंगी। सच मौसी। नंदिता की आंसुओं से भींगी आंखों में मानो सितारे चमक उठे। मैं और गौरव सदा आपका आभार मानेंगे। कैसी बातें करती हो बेटी? तुम में और प्रिया में भला कोई अंतर है क्या? चलो, मेरी डायरी में तुम अपनी माँ का फ़ोन नंबर व पता लिख दो। नंदिता भागकर टेलीफोन के पास से विपुला की डायरी उठा लाई। अपनी माँ का पता और फ़ोन नंबर लिखकर फिर अपना लंदन का भी पता और फ़ोन नंबर लिख दिया। वापस विपुला के हाथ में डायरी पकड़ाते समय नंदिता के चेहरे पर परम संतोष का भाव था, मानो उसे अपनी मानसिक त्रासदी से मुक्ति मिल गई हो। किंतु विपुला का अपना हृदय व्यथा के 100 दंशों से पीड़ित हो उठा कि क्या नंदिता इस संतोष को अपने मन में सदा के लिए बनाए रख सकेगी? अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़ देने की पीड़ा क्या दोबारा सिर न उठाएगी? कितना अच्छा होता यदि उसकी माँ ने जीवन में कुछ समझौते किए होते। फिर शायद आज उनकी बेटी इस तरह आत्मग्लानि के भंवर में डूब उतरा न रही होती। युवा अवस्था में जब अपना शरीर साथ देता है तो हौसले बुलंद होते हैं और अपनी क्षमता को तोलता परखता मन बहुत ऊंची उड़ान भरता है। किंतु उसके बाद बीतता समय जब धरती पर पांव टिकाने को मजबूर कर देता है तो मानो स्वयं अपना अस्तित्व ही मुंह चिढ़ाने लगता है। चढ़ते सूरज और डूबते थके सूरज की चाल का अंतर कितनों को समझ आता है भला। नंदिता चली गई और विपुला वापस ड्राइंग रूम में आ गई, जहां शिशिर सोफे पर पसरे अखबार में मग्न थे। पास ही बैठकर विपुला खामोशी से उन्हें देखती रही और सोचती रही, क्या उसने भी जीवन में समझौते नहीं किए?
पति की इच्छा अनुसार चलने के लिए अपनी इच्छाओं को उनकी आकांक्षाओं में ही समाहित कर दिया, किंतु परिणाम में जीवन के इस चरम मोड़ पर जो आंतरिक शांति उसे उपलब्ध है, उसकी ठंडी छाया उनकी अपनी बेटी पर भी तो पड़ रही है और वह अपनी गृहस्थी में निश्चिंत होकर रमी हुई है। व्यक्ति यदि कुछ खोता है तो कुछ पाता भी है, और इस समर्पण के बदले में मिले प्रतिदान में डूबी विपुला को सहसा अपने हाथ पर शिशिर के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, जो मुस्कुराकर उससे कह रहे थे, एक प्याला गरम चाय और मिलेगी क्या। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।